राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है संस्कारों की जीत। घर तभी स्वर्ग बनता है जब उसमें रहने वाले लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। लेकिन जब रिश्तों में अपनापन कम और स्वार्थ अधिक होने लगे, तब छोटी छोटी बातें भी ऐसे तूफान खड़े कर देती है जो पूरे परिवार की नींव तक हिला देते हैं। उस दिन भी इस घर में होने वाली एक साधारण सी बातचीत आने वाले दिनों के बड़े फैसलों की शुरुआत बनने वाली थी। सुबह का समय था। सुंदर साड़ी पहनकर तैयार हुई काव्या अपने कमरे से बाहर आई और मुस्कुराते हुए अपनी सास सुमित्रा जी के पास जाकर बोली, माँ जी, मेरे भाई की शादी की खरीदारी करनी है, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। मम्मी ने मुझे आज ही बुलाया है। सुमित्रा जी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, बहू, तुम तो अभी 3 दिन पहले ही मायके से लौट कर आई हो और आज आज फिर जाने की तैयारी कर ली। काव्या ने सहजता से उत्तर दिया, माँ जी, मेरी छोटी बहन दूसरे शहर से आई हुई है। वह बार बार यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने आज ही सबकी खरीदारी करने का कार्यक्रम बना लिया है। सुमित्रा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहू, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस घर के प्रति तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो कि मेरे घुटने गठिया की वजह से लगभग जवाब दे चुके हैं और अब मुझसे पहले की तरह काम नहीं होता। काव्या ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, भाभी है ना मम्मी जी, वो रसोई का काम संभाल लेंगी। इतने में रसोई से बड़ी बहू नंदनी बाहर आई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, क्यों? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? फिर उसने काव्य की ओर देखते हुए कहा, हर बार अपना बैग उठाकर मायके चली जाती हो और सारे काम मेरे भरोसे छोड़ देती हो। आज कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप बैग रखो और मेरे साथ घर का काम संभालो। काव्या का चेहरा तमतमा उठा। उसने तीखे स्वर में कहा, मैं आज कोई काम नहीं करने वाली। मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुमित्रा जी ने दोनों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बहू, नंदनी की बात भी गलत नहीं है। वो दिन भर अकेली रसोई और घर का सारा काम संभालती रहती है। ये सुनते ही काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोली, ये एक दिन की बात नहीं है। भाभी को तो हर समय बस यही शिकायत रहती है कि मैं काम नहीं करती, काम नहीं करती। अगर मैं कभी अपने मायके चली जाऊं तो इन्हें परेशानी होने लगती है। हम्म, सच तो ये है कि इन्हें मेरे मायके जाने से जलन होती है। मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं तो जरूर जाऊंगी। सुमित्रा जी ने समझाते हुए कहा, काव्या, मायके जाना गलत नहीं है, लेकिन घर के काम में तुम्हें बराबरी से हाथ बटाना चाहिए। घर उसका अकेली का नहीं है। घर की जिम्मेदारी उसकी अकेली की नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तभी नंदिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज के बाद मैं भी अकेले घर का कोई काम नहीं करूँगी। जब तक जिम्मेदारियां बराबर नहीं बांटी जाएंगी, मैं भी चुपचाप सब कुछ सहती नहीं रहूंगी। इतना कहकर वह नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। काव्या ने भी बेपरवाही से कहा, मत करो काम। हम्म, लेकिन मैं तो अपने मायके जरूर जाऊंगी। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। इस परिवार में सुमित्रा जी और रघुनाथ जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे आदित्य की पत्नी नंदिनी थी, जबकि छोटे बेटे विवेक की पत्नी काव्या थी। आदित्य अपने पिता के साथ वर्षों से किराने की दुकान संभाल रहा था और पूरी मेहनत से घर की आर्थिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा था। दूसरी ओर विवेक का मन दुकान पर बैठने में कभी नहीं लगा था। वह बीमा एजेंट के रूप में काम करता था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। इसी कारण वह सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ था और उसी उम्मीद में दुकान के काम से हमेशा दूरी बनाए रखता था। कुछ देर बाद रघुनाथ जी दुकान से थके हुए घर लौटे। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सुमित्रा जी से पूछा, आज भी विवेक दुकान पर नहीं आया? सुमित्रा जी ने निराश स्वर में कहा, नहीं जी, उसका कहना है कि दुकान का काम उसे पसंद नहीं है। वो तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, उसी में उसका मन लगता है। रघुनाथ जी ने सिर झुकाकर कहा, समझ नहीं आता इस लड़के को कैसे समझाऊं। सरकारी नौकरी हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। उधर दुकान पर आदित्य अकेला कितना काम करेगा बेचारा, उसे भी तो अपने छोटे भाई के सहारे की जरूरत है। कुछ पल बाद रघुनाथ जी बोले, बहू से कहो खाना लगा देगी, मुझे बहुत भूख लगी है और आदित्य के लिए भी टिफिन लेकर दुकान जाना है मुझे। ये सुनकर सुमित्रा जी खुद उठकर रसोई की ओर बढ़ने लगी। घुटनों के दर्द के कारण उनका एक एक कदम मुश्किल से उठ रहा था। तभी नंदिनी बाहर आई।
रघुनाथ जी ने उसे देखकर कहा, बहू, ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने खाना बनाने से मना कर दिया? छोटी बहू अभी ना समझ है बेटा, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए नंदिनी। नंदिनी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी, आप ही बताइए, ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? मेरे पति दिन रात मेहनत करके घर चलाएं और मैं अकेले पूरे घर का काम करूं? क्या देवर देवरानी जी का कोई फर्ज नहीं बनता घर के लिए? वो भी घर के खर्च और जिम्मेदारियों में बराबरी से हिस्सा ले सकते हैं ना? आखिर उनका भी तो फर्ज है ना? आखिर कब तक हम दोनों ही हर जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? रघुनाथ जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहू, तुम्हारी बात गलत नहीं है। मैं इस विषय में दोनों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल खाना बना दो। मुझे भी भूख लगी है और आदित्य भी दुकान पर इंतजार कर रहा होगा। नंदिनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बाबूजी, अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा घर में। जब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, मैं भी घर का कोई काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी और सुमित्रा जी दोनों ही गहरी चिंता में पड़ गए। आखिरकार सुमित्रा जी ने घुटनों के दर्द के बावजूद बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार के लिए खाना तैयार किया। लेकिन अब रघुनाथ जी को महसूस हो गया था कि यदि समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया गया तो यह विवाद पूरे परिवार को बिखेर सकता है। शाम होते होते विवेक और काव्या भी घर लौट आए। थोड़ी देर बाद आदित्य भी दुकान बंद करके घर पहुंचा। रघुनाथ जी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा विवेक, अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को समझो। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है पिताजी आपका? रघुनाथ जी बोले, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक पूरे घर का खर्च अकेले ही उठाता रहेगा? मैं सोच रहा हूँ कि अब संपत्ति और जिम्मेदारियों का बंटवारा कर देना ही उचित रहेगा, ताकि रोज रोज के झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। रघुनाथ जी की बात सुनकर आदित्य तुरंत बोला, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा किसी समस्या का समाधान है। अगर घर का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने लगे और मिलजुल कर रहे तो किसी बंटवारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी सुमित्रा जी ने उदास स्वर में कहा, बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां समझते तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। आखिर तुम कब तक अपने छोटे भाई के पूरे परिवार का बोझ अकेले ही उठाते रहोगे? सुमित्रा जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास में खड़ी हुई काव्या तुरंत बोल पड़ी, ऐसा भी क्या कर दिया है इन्होंने हमारे लिए? हम भी अपनी मेहनत से ही कमाते हैं। काव्या ने तुनकते हुए कहा, फिर भी हमें दिन रात ताने ही सुनने पड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ कि घर का बंटवारा हो जाए ताकि रोज रोज के झगड़ों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदिनी गुस्से से आगे बढ़ी और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, बंटवारा तो तुम इसीलिए चाहती हो ताकि तुम्हें बाबूजी और माँ जी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारे बारे में। उनका पूरा बोझ मेरे और आदित्य के सिर पर डालकर तुम चैन से रह सको। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं भी अकेले माँ बाबूजी की सेवा नहीं करूँगी। इतने वर्षों तक जितना कर सकती थी ना, उतना कर चुकी हूँ मैं। अब हर जिम्मेदारी बराबर बांटी जाएगी। नंदिनी की बात सुनकर काव्या भी भड़क उठी। उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने भी किसी का ठेका नहीं ले रखा है, तो फिर हर समय मुझसे ही उम्मीद क्यों की जाती है? मैं अपनी जिंदगी भी जीना चाहती हूँ। देखते ही देखते देवरानी और जेठानी के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरे घर का माहौल तनाव से भर गया। आदित्य ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? नंदिनी ने भी बिना डरे जवाब दिया, मैंने उन्हें बोझ नहीं कहा है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उनकी जिम्मेदारी पूरे परिवार की है, केवल मेरी अकेले की नहीं। तभी विवेक बोला, भैया, आपकी बात भी सही है, लेकिन हर सदस्य का अपना अपना फर्ज होता है। किसी एक पर सारी जिम्मेदारी डालना भी ठीक नहीं है। इतना कहकर वह चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। काव्या भी तेज कदमों से उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंची। दरवाजा बंद करते ही उसने गुस्से में कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए जी, मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। सुन लीजिए, फिर बाद में कोई पंगा नहीं चाहिए मुझको, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, काव्या, वो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है।
क्या मैं बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा छोड़ दूं? काव्या ने बेरुखी से कहा। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है जी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। इस घर में कौन रहे, कौन जाए, कौन जिए या कौन मरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक ने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहा। काव्या, तुम अपनी हद पार कर रही हो। इस विषय पर अब कोई बहस नहीं होगी। तुम्हें मेरे माता पिता का सम्मान करना ही होगा। काव्या ने भी उतने ही कठोर स्वर में जवाब दिया। मैं भी अपना फैसला सुना चुकी हूँ जी। मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मेरी मानो तो आज ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ। ये शब्द सुनते ही विवेक का धैर्य टूट गया। उसने आवेश में आकर काव्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अचानक पड़े उस तमाचे से काव्य स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ क्षण तक वह अपने पति को अविश्वास भरी निगाहों से देखती रही। फिर कांपती आवाज में बोली, अपने माँ बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। अब मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी कि इसका अंजाम क्या होता है। तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया, उसमें कपड़े भरे और गुस्से में तमतमाती हुई घर से निकल गई। करीब 1 घंटे बाद काव्य अपने मायके पहुंच गई। घर के आंगन में कदम रखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और जोर जोर से आवाज लगाई, माँ, पिताजी, पिताजी। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके माता पिता घबराकर कमरे से बाहर आए। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उसकी माँ का दिल बैठ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, अरे अरे काव्य बेटा, इस समय क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही है? कोई बात हुई है क्या? काव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, आपने आखिर मेरा रिश्ता किस घर में कर दिया? उसके पिता चिंतित होकर बोले, बेटी साफ साफ बताओ, क्या बात है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? काव्या ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं पिताजी, उस घर में सुबह से रात तक मुझसे काम कराया जाता है। हर छोटी छोटी बात पर मुझे ताने दिए जाते हैं। मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। कोई भी मौका नहीं छोड़ते वो लोग मुझे अपमानित करने का। और ऊपर से विवेक कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो जिंदगी भर सास ससुर की सेवा करनी होगी। वो मुझ पर हाथ उठाता है। ये सुनते ही उसकी माँ का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने कहा, क्या क्या हमारी बेटी को उन्होंने घर की नौकरानी समझ रखा है? काव्या ने रोते हुए आगे कहा, आज जब मैंने काम करने से मना कर दिया तो विवेक ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे थप्पड़ मारा और और घर से धक्के देकर मुझे बाहर निकाल दिया। काव्या ने जानबूझकर पूरी घटना को अपने पक्ष में बदलकर बताया और ये नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने जैसी अपमानजनक बात कही थी। अपनी बेटी की बातें सुनकर उसके माता पिता का खून खौल उठा। उसके पिता गुस्से में बोले, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारी बेटी पर हाथ उठाया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, उनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ी क्योंकि तुम हमेशा चुपचाप सब कुछ सहती रही थी। अगर पहले ही उन्हें जवाब दे देती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, मेरी बेटी को किस घर में भिजवा दिया आपने? काव्या ने सिसकते हुए कहा, माँ, माँ, मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि किसी तरह मेरा घर बसा रहे, मेरा घर बार सुरक्षित रहे, इसलिए हर बात सहती रही। काव्या की माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शादी से पहले कितने बड़े बड़े वादे किए थे उन लोगों ने। कहते थे कि बहू नहीं, बेटी बनाकर रखेंगे, और आज आज वही लोग हाथ उठाने पर उतर आए हैं। लेकिन अब तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, बहुत अत्याचार सह लिए तूने। अब तू अपने माँ बाप के घर में है। तेरे साथ जो हुआ है उसका हिसाब अब हम उनसे लेकर रहेंगे। उधर काव्या के मायके चले जाने की खबर जैसे ही घर के बाकी लोगों को मिली, पूरे घर में बेचैनी फैल गई। आदित्य ने विवेक से नाराज होकर कहा, तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, चाहे गलती किसी की भी हो। मारपीट किसी समस्या का समाधान नहीं होती। विवेक ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, भैया भैया, मैं आज तक उसकी हर बात सहता आया हूँ। कभी ऊंची आवाज़ तक में उससे कुछ नहीं बोला मैंने। लेकिन आज आज उसने माँ बापूजी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही। मैं अपने माता पिता का इतना बड़ा अपमान सह नहीं सका भैया। भैया, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं। उन माता पिता की वजह से ही तो मैं इस दुनिया में आया हूँ। रघुनाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम
कई बार पूरे परिवार को बिखेर देता है। तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था बेटा। हाथ उठाना सही चीज नहीं है। विवेक की आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे आवाज में कहा, नहीं बाबूजी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। सुबह होते ही मैं खुद काव्या को मनाने के लिए उसके मायके जाऊंगा। चाहे कितनी भी नाराज हो वो, मैं उसे वापस लेकर ही आऊंगा। अगली सुबह घर का वातावरण पहले से भी अधिक बोझिल था। रात भर किसी की भी आंखों में ढंग से नींद ही नहीं आई थी। सुमित्रा जी बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह परिवार में फिर से पहले जैसा स्नेह लौट आए। रघुनाथ जी भी गहरी चिंता में डूबे बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वर्षों की मेहनत से जो परिवार उन्होंने प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा किया था, वह अब धीरे धीरे बिखरने लगा है। दूसरी ओर आदित्य और नंदिनी भी शांत थे, लेकिन उनके मन में चल रहा तनाव उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही विवेक बिना कुछ खाए पिए काव्या के मायके के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते वह अपनी गलती के बारे में सोचता रहा। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे इस बात का पछतावा था कि गुस्से में उसने हाथ उठा दिया। हाथ उठाना किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन उसे ये भी दुख था कि काव्या उसके माता पिता के प्रति इतनी कठोर सोच कैसे रख सकती है। वो चाहता था कि किसी भी तरह दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं और उनका घर फिर से पहले जैसा बन जाए। उधर काव्या अपने मायके में बैठी अपने माता पिता के साथ लगातार अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। उसकी माँ बार बार उसे समझाने के बजाय उसके गुस्से को और हवा दे रही थी, क्योंकि असली वजह तो उनको भी नहीं पता थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या के पिता बाहर आए तो सामने विवेक खड़ा हुआ था। उन्होंने उसे देखते ही नाराजगी से कहा, अब यहाँ किस लिए आए हो? विवेक ने हाथ जोड़ते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं काव्या को लेने आया हूँ। कल जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी बात सुनते ही काव्या की माँ भी बाहर आ गई। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? जब हमारी बेटी पर हाथ उठा रहे थे तब ये सब याद नहीं आया था आपको? विवेक ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आप पूरी बात भी जान लीजिए। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि जितनी आपको बताई गई है। इतने में काव्या भी कमरे से बाहर आ गई। उसने विवेक की ओर देखा और गुस्से से बोली, अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हारे साथ वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, मैंने बोल दिया ना। विवेक ने शांत स्वर में कहा, काव्या, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लड़ने नहीं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुमने भी माँ बाबूजी के बारे में जो भी कहा था वो बहुत गलत था काव्या। तुम सोच कर देखो, क्या तुमने सही बोला था? काव्या बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, गलती सिर्फ मेरी ही दिखाई देती है तुम्हें तो। अपने माँ बाप की खातिर तुमने मुझ पर हाथ उठाया। उस अपमान को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तभी उसकी माँ बोली, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। पहले अपने घर वालों को समझाओ कि बहू कोई नौकरानी नहीं होती जिसे बस घर का काम करवाने के लिए घर में लाया जाए। विवेक ने संयम बनाए रखते हुए कहा, मैं किसी को सही या गलत साबित करने नहीं आया हूँ मम्मी जी। मैं सिर्फ अपना घर बचाना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मायके और ससुराल के बीच दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। काव्य के पिता कुछ देर तक चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि विवेक के शब्दों में बनावट नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप है। फिर भी उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विवेक, हमारी बेटी का विश्वास टूट चुका है, उसे समय चाहिए। अभी वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। विवेक ने एक बार फिर काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण बाकी थी अभी भी। उसने धीमे स्वर में कहा, काव्या, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब एक बार अपने दिल से भी पूछना कि क्या रिश्ते सिर्फ जिद से चलते हैं, या मनमानी से चलते हैं, या फिर समझदारी से चलते हैं। मैं आज भी तुम्हें उतना ही सम्मान देता हूँ जितना शादी के पहले दिन देता था। इतना कहकर वह भारी मन से वहाँ से लौट गया। विवेक के जाते ही काव्य की माँ फिर बोली,
देखा बेटी, कैसे मीठी मीठी बातें बनाकर तुम्हें वापस ले जाना चाहता था। अगर आज तुम चली गई होती तो कल फिर वही सब होता। अब फैसला तुम बहुत ही सोच समझ कर लेना। लेकिन इस बार काव्या चुप थी। उसके मन में विवेक की कही बातें बार बार गूंज रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने अपने गुस्से में कई ऐसी बातें भी कह दी थी जिन्हें शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। फिर भी उसका अहंकार उसे अपनी गलती स्वीकार करने से रोक रहा था। उधर घर लौटने के बाद विवेक ने रघुनाथ जी और सुमित्रा जी को पूरी बात बताई। उसने कहा, बाबूजी, काव्या अभी वापस आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन उसे अपनी गलती का भी एहसास होगा और मेरी गलती का दर्द भी समझ आ जाएगा। रघुनाथ जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, रिश्ते जीतने के लिए कभी कभी अपने अहंकार को हारना पड़ता है। बस धैर्य बनाए रखो। समय सबसे बड़ा न्याय करता है। घर में शांति तो थी, लेकिन वो शांति किसी सुकून की नहीं बल्कि आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि काव्य के मायके में बैठकर लिया जाने वाला अगला फैसला दोनों परिवारों के रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उधर काव्या के मायके में वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा था। विवेक के वापस लौटने के बाद भी उसके माता पिता का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। काव्य की माँ बार बार अपनी बेटी को यही समझा रही थी कि यदि आज उसने समझौता कर लिया तो पूरी जिंदगी उसे अपमान और तानों के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। दूसरी ओर काव्या भी अपने गुस्से और अहंकार के कारण किसी की बात सुनने की स्थिति में थी ही नहीं। उसके मन में बस यही चल रहा था कि इस बार यदि वह झुक गई तो भविष्य में उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। कुछ देर बाद काव्य के पिता गंभीर स्वर में बोले, अब बहुत हो चुका है। हम अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ही हम उसके ससुराल चलेंगे और उन लोगों से साफ साफ बात करेंगे। अगर उन्हें हमारी बेटी की कोई कद्र नहीं है तो हमें भी ऐसे रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुनकर काव्य की माँ ने भी हामी भर दी। दोनों ने बिना देर किए ससुराल जाने का निर्णय ले लिया। रघुनाथ जी के घर में भी किसी का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। आदित्य दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह घर की चिंता में उलझा हुआ था। नंदनी भी बिना कुछ बोले रसोई का काम कर रही थी। उसके मन में बार बार बस यही विचार आ रहा था कि यदि समय रहते परिवार ने समझदारी नहीं दिखाई तो ये घर हमेशा के लिए टूट जाएगा। सुमित्रा जी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी लगातार माला जप रही थी। उनकी आंखों से बार बार आंसू निकल पड़ते थे। उन्हें अपने दोनों बेटों से ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं कहीं बहुओं की आपसी खटास पूरे परिवार को बर्बाद न कर दे। करीब दोपहर के समय अचानक घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से काव्या, उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई उतरकर सीधे घर के अंदर आ गए। उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे किसी समझौते के लिए नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आए हैं। दरवाजे पर उन्हें देखकर नंदिनी घबरा गई और तुरंत रघुनाथ जी को आवाज़ दी। कुछ ही क्षणों में घर के सभी सदस्य बैठक में इकट्ठा हो गए। जैसे ही रघुनाथ जी सामने आए, काव्य के पिता ने बिना किसी भूमिका के ऊंची आवाज में कहा, यही संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को? हमारी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई उसकी? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ जी शांत स्वर में बोले, भाई साहब, पहले बैठ जाइए, आराम से बात करेंगे। गुस्से में कोई भी फैसला सही नहीं होता। लेकिन काव्या की माँ तुरंत बोल पड़ी, हम यहाँ बैठकर चाय पीने नहीं आए हैं। पहले अपनी बहू को बेटी कहकर घर लाए और अब उसी पर हाथ उठवाया जा रहा है। सुमित्रा जी ने विनम्र स्वर में कहा, बहन जी, हमें भी इस घटना का बहुत दुख है। विवेक ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। हमने उसे भी समझाया है, लेकिन आप पूरी बात भी सुन लीजिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, काव्या बीच में ही बोल पड़ी, अब क्या सुनना बाकी रह गया है? पूरे घर में हर दिन मुझे ताने दिए जाते थे, मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाया जाता था। जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठा दिया गया। ये सुनकर नंदिनी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, काव्या, सच बोलना भी जरूरी है। किसी ने तुमसे नौकरानी की तरह काम नहीं करवाया। घर की बहू होने के नाते सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा जाता था। और ये भी सच है कि तुमने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही थी। क्या ये बात तुमने अपने मायके वालों को बताई? नंदिनी की बात सुनकर काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके माता पिता भी आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखने लगे। काव्य की माँ तुरंत बोली, ये सब झूठ है। हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कह सकती। तभी विवेक आगे आया और शांत स्वर में बोला, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो
भैया भाभी बाबूजी और माँ जी सभी उस समय वहीं मौजूद थे। मैं अपनी गलती नहीं छिपा रहा। मैंने गुस्से में हाथ उठाकर बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन उससे पहले काव्या ने मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही थी। उसी क्षण मैं अपना धैर्य खो बैठा। बैठक में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। काव्या के पिता अपनी बेटी की ओर देखने लगे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, काव्या, सच सच बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? ये सवाल सुनते ही काव्या का चेहरा उतर गया। उसकी नजरें झुक गई। कुछ क्षण तक वह कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ही इस बात का संकेत दे रही थी कि विवेक झूठ नहीं बोल रहा था। काव्या की माँ भी अब असमंजस में पड़ गई थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी बेटी ने पूरी सच्चाई उनसे छिपाई थी। रघुनाथ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, हम किसी की गलती को सही साबित नहीं कर रहे। हमारे बेटे ने हाथ उठाकर बहुत बड़ी भूल की है और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। लेकिन रिश्ते केवल एक पक्ष की गलती से नहीं टूटते। जब दोनों तरफ से कटु शब्द बोले जाते हैं तब परिवार बिखरने लगता है। रघुनाथ जी की बात सुनकर काव्य के पिता का गुस्सा पहले की तुलना में काफी शांत हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, यदि तुमने सचमुच अपने सास ससुर के बारे में ऐसा कहा है तो ये भी उतना ही गलत है जितना विवेक का हाथ उठाना। सम्मान हर रिश्ते की नींव होता है, चाहे सामने वाले की कितनी भी गलती क्यों ना हो। बुजुर्गों के लिए ऐसे शब्द नहीं कहे जाते। काव्या की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास होने लगा कि गुस्से में बोले गया एक वाक्य कितनी बड़ी आग लगा सकता है। लेकिन अभी भी उसके मन का अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही, जबकि बैठक में मौजूद हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि अब आगे जो भी होगा वही वही इस परिवार का भविष्य तय करेगा। बैठक में कुछ देर तक ऐसा सन्नाटा पसरा रहा कि किसी की सांसों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। काव्या सिर झुकाकर खड़ी थी, जबकि उसके माता पिता भी पहली बार पूरी सच्चाई जानने के बाद गहरी सोच में डूब गए थे। रघुनाथ जी ने धीरे से पानी का गिलास उठाकर काव्य के पिता की ओर बढ़ाया और शांत स्वर में बोले, भाई साहब, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और उन्हें टूटने में एक पल भी नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि बच्चों की नासमझी की वजह से दोनों परिवारों के बीच हमेशा के लिए दूरी आ जाए। काव्य के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघुनाथ जी, मैं मानता हूँ कि बिना पूरी बात जाने हम लोग भी गुस्से में यहाँ चले आए। लेकिन एक पिता होने के नाते जब अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो धैर्य रखना आसान नहीं था हमारे लिए। रघुनाथ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो हमें ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे दोनों बच्चों का घर बच जाए। तभी विवेक आगे बढ़ा और सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, माँ जी, पिताजी, माँ जी, मैं एक बार फिर अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी भी परिस्थिति में काव्या पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और इसके लिए काव्या से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर उसने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, काव्या, अगर तुम मुझे सज़ा देना चाहती हो तो मैं वो स्वीकार कर लूँगा, लेकिन एक बार हमारे रिश्ते को बचाने का मौका ज़रूर देना। विवेक की बातें सुनकर काव्या की आंखें भर आई। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पति सचमुच अपनी गलती पर पछता रहा है। लेकिन उसी क्षण नंदिनी भी आगे आई और उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, काव्या, आज सिर्फ विवेक ही अपनी गलती मान रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपनी कही हुई बातों पर एक बार सोचने की ज़रूरत है? काव्या ने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पश्चाताप दिखाई दे रहा था। कुछ क्षण बाद कांपती हुई आवाज़ में काव्या बोली, हाँ, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई। गुस्से में मैंने माँ जी और बाबूजी के बारे में ऐसी बातें कह दी जो मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि मेरी बात कोई नहीं समझता, इसलिए मैं अपने गुस्से में बहक गई। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने केवल अपने पति का ही नहीं बल्कि अपने सास ससुर का भी दिल दुखाया है। इतना कहती वह सीधे सुमित्रा जी और रघुनाथ जी के पास पहुंची। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने दोनों के चरणों में झुकते हुए कहा, माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि सही और गलत का फ़र्क ही भूल गई। मैंने आपका अपमान किया। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अगर हो सके तो अपनी इस बेटी को एक बार माफ़ कर दीजिए। सुमित्रा जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने तुरंत काव्या को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह कभी छोटा नहीं होता। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में
फिर कभी ऐसी नौबत ना आए। रघुनाथ जी ने भी स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले थे और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन याद रखना, घर जिम्मेदारियां बांटने से चलता है, जिम्मेदारियों से भागने से नहीं। ये दृश्य देखकर काव्य के माता पिता भी भावुक हो गए। उसकी माँ आगे बढ़ी और बोली, समधी जी, समधन जी, हमसे भी गलती हुई है। हमें बिना पूरी सच्चाई जाने केवल अपनी बेटी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अगर हमारी किसी बात से आपका दिल दुखा हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब पुरानी बातें भूल जाइए, आखिर हम सब एक ही तो परिवार हैं। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज पहली बार इस घर में हर किसी ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की है। अगर हम पहले ही बैठकर इसी तरह बात कर लेते तो शायद इतना बड़ा विवाद कभी होता ही नहीं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कई दिनों बाद उस घर का वातावरण थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन उसी समय नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा, एक बात अभी भी बाकी है। केवल माफी मांग लेने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। घर में जिम्मेदारियां भी बराबर बांटनी होंगी। अगर पहले जैसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद फिर यही हाल होगा। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। रघुनाथ जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्हें महसूस हो गया था कि इस बार केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से ऐसा फैसला लेना होगा जो आने वाले वर्षों तक पूरे परिवार को एकजुट रख सके। उसी निर्णय पर अब इस परिवार का भविष्य निर्भर करने वाला था। नंदिनी की बात सुनने के बाद बैठक में मौजूद सभी लोग गंभीर हो गए। भावनाओं में बहकर माफी मांग लेना आसान था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यदि जिम्मेदारियां पहले की तरह असमान रही तो कुछ ही दिनों में फिर वही तकरार शुरू हो जाती। रघुनाथ जी ने सभी की ओर देखते हुए कहा, नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। परिवार केवल प्यार से नहीं चलता बल्कि जिम्मेदारियों के बराबर बंटवारे से चलता है। आज हम सब मिलकर ऐसा फैसला करेंगे जिसे हर सदस्य बिना किसी शिकायत के निभाएगा। सबकी सहमति मिलने के बाद रघुनाथ जी ने सबसे पहले विवेक की ओर देखा और बोले, बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक तुम्हें घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब से तुम हर सुबह दुकान पर आदित्य के साथ 4 घंटे काम करोगे और उसके बाद अपनी पढ़ाई करोगे। इससे आदित्य का बोझ भी कम होगा और तुम्हारी तैयारी भी चलती रहेगी। विवेक ने बिना किसी बहाने के तुरंत सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब से मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, दुकान का काम भी करूंगा और पढ़ाई भी जारी रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण भैया पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ पड़े। रघुनाथ जी ने फिर काव्य और नंदिनी की ओर देखा। दोनों बहुएं शांत बैठी थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बहुओं, आज से घर का कोई भी काम किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होगा। सुबह का खाना एक बहू बनाएगी तो शाम का खाना दूसरी। घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और बाकी काम भी आपस में मिल बांट कर किए जाएंगे। अगर किसी दिन किसी को मायके जाना हो या कोई जरूरी काम हो तो पहले से एक दूसरे को बता देना, ताकि किसी पर अचानक पूरा बोझ ना पड़े। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, बाबूजी, मुझे कभी काम करने से परेशानी नहीं थी। दुख सिर्फ इस बात का था कि सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे हिस्से में आ जाती थी। अगर अब सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर काव्या भी उठी और उसके सामने आकर बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी परेशानी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगता था कि आप जानबूझकर मुझे रोकती टोकती हैं, लेकिन आज समझ में आया कि आप अकेले कितना कुछ संभाल रही थी। अब से मैं आपका पूरा साथ दूंगी। नंदिनी ने बिना देर किए काव्य का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, रिश्तों में माफ़ी से ज़्यादा जरूरी बदलाव होता है। अगर सचमुच बदलने का मन बना लिया है तो पुरानी बातें यहीं ख़त्म समझो। आज से हम सिर्फ जेठानी और देवरानी नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह रहेंगे। दोनों की आंखें नम थी। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर सुमित्रा जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। काव्य के माता पिता भी ये सब देखकर संतुष्ट हो गए। काव्य के पिता ने विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन आगे से याद रखना, किसी भी परिस्थिति में हाथ नहीं उठाना। बातचीत से हर समस्या का हल निकल सकता है। विवेक ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तभी सुमित्रा जी धीरे धीरे उठी और रसोई की ओर जाने लगी। काव्या तुरंत उनके पास पहुंची और उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। आज से आपकी दवा, समय पर खाना और आराम का पूरा ध्यान मैं रखूंगी। आपने बहुत वर्षों तक इस घर को संभाला है, अब आपकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही सुमित्रा जी भावुक हो गई। उन्होंने काव्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज मुझे लग रहा है कि सचमुच
मेरा परिवार फिर से जुड़ गया है। कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। विवेक रोज सुबह समय पर दुकान पहुंचने लगा। आदित्य के चेहरे पर अब पहले जैसी थकान दिखाई नहीं देती थी। दोनों भाई साथ बैठकर दुकान संभालते और खाली समय में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते। उधर घर में नंदिनी और काव्या ने काम इस तरह बांट लिया था कि किसी एक पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता था। दोनों साथ मिलकर रसोई का काम करती, हंसते हुए बातें करती और सुमित्रा जी को आराम करने के लिए मजबूर कर देती। कई वर्षों बाद उस घर में फिर से हंसी की आवाजें गूंजने लगी। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा चाय पी रहा था। रघुनाथ जी ने चारों ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जिस घर में लोग अपनी गलती स्वीकार कर लें और जिम्मेदारियां बांटना सीख जाएं, वहां बंटवारे की जरूरत कभी नहीं पड़ती। परिवार की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और सहयोग होता है। उनकी बात सुनकर सभी के चेहरों पर संतोष की मुस्कान फैल गई। काव्या ने सुमित्रा जी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया, जबकि नंदिनी ने मुस्कुराकर विवेक और आदित्य की ओर देखा। उस दिन हर किसी ने ये सीख लिया कि रिश्ते जीतने के लिए अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और त्याग की जरूरत होती है। जिस परिवार ने एक समय बंटवारे का फैसला कर लिया था, वही परिवार आज पहले से भी अधिक मजबूती के साथ एक दूसरे का सहारा बन चुका था। उस घर में फिर कभी किसी ने बंटवारे की बात नहीं की, क्योंकि अब हर किसी को समझ में आ चुका था कि मिलकर रहने की खुशी किसी भी संपत्ति से कहीं अधिक कीमती होती है। दिन बीतते गए और पूरे घर की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी, वहीं अब हर काम आपसी सलाह और सहयोग से होने लगा था। विवेक सुबह समय पर दुकान पहुंच जाता, दोपहर तक आदित्य के साथ पूरी मेहनत से काम करता और फिर शाम को अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाता। उसकी इस बदलती हुई दिनचर्या ने रघुनाथ जी के मन का वर्षों पुराना बोझ हल्का कर दिया था। उन्हें अब विश्वास होने लगा था कि उनका छोटा बेटा भी जीवन की जिम्मेदारियों को समझने लगा है। उधर घर में नंदिनी और काव्या के रिश्ते में भी अप्रत्याशित बदलाव आ चुका था। जो दोनों कभी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज हो जाती थी, वही अब बिना कहे एक दूसरे की परेशानी समझ जाती थी। यदि किसी दिन नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो काव्या पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल लेती, और जब काव्या को अपने मायके जाना होता तो नंदिनी मुस्कुराकर कहती, तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करना। दोनों के बीच अप्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अपनापन दिखाई देता था। सुमित्रा जी के जीवन में भी जैसे नई सुबह आ गई थी। अब उन्हें घुटनों के दर्द के बावजूद रसोई में घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ता था। दोनों बहुएं समय पर उन्हें दवा देती, उनका हालचाल पूछती और उनके साथ बैठकर बातें करती। कई बार सुमित्रा जी भावुक होकर भगवान से कहती, हे प्रभु, तूने मेरा बिखरता हुआ परिवार फिर से जोड़ दिया। अब मुझे किसी और सुख की इच्छा नहीं है। करीब 6 महीने बाद एक सुबह विवेक के मोबाइल पर एक कॉल आई। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसके चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। अगले ही पल वह दौड़ता हुआ आंगन में पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, बाबूजी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मेरा चयन हो गया। उसकी बात सुनते ही पूरा घर खुशी से झूम उठा। सुमित्रा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रघुनाथ जी ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आदित्य सबसे पहले आगे बढ़ा और छोटे भाई को गले लगाकर बोला, मुझे हमेशा विश्वास था कि अगर तुम जिम्मेदारी और मेहनत दोनों साथ लेकर चलोगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। नंदिनी और काव्या ने भी मिठाई खिलाकर विवेक को बधाई दी। उस दिन पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई और शाम को घर में छोटा सा उत्सव रखा गया। वर्षों बाद उस घर में इतनी सच्ची खुशी आई थी। उत्सव के दौरान रघुनाथ जी अचानक से उठे और सबके सामने बोले, आज मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने इसी बैठक में इस घर के बंटवारे की बात कही थी। उस समय मुझे लगा था कि शायद यही एक रास्ता बचा है, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा बंटवारा संपत्ति का नहीं, बल्कि दिलों का होता है। जिस दिन दिल अलग हो जाए, उसी दिन घर टूट जाता है, और जिस दिन दिल जुड़ जाए, उस दिन छोटे से घर में भी स्वर्ग बस जाता है। इतना कहकर उन्होंने अलमारी से संपत्ति के बंटवारे से जुड़े सभी कागज निकाले। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। अगले ही पल उन्होंने उन कागजों को सबके सामने फाड़ दिया। मुस्कुराते हुए बोले, अब इस घर में कभी बंटवारे की बात नहीं होगी। ये घर मेरा नहीं, हम सबका है। जब तक मैं और सुमित्रा जिंदा हैं, यह परिवार हमेशा एक रहेगा, और हमारे बाद भी तुम सब इसी तरह मिलजुल कर रहना। यही हमारी सबसे बड़ी विरासत होगी। रघुनाथ जी की बातें सुनते ही विवेक और आदित्य दोनों अपने माता पिता के चरणों में झुक गए। नंदिनी और काव्या ने भी उनके पैर छुए। सुमित्रा जी ने चारों बच्चों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और भावुक होकर बोली, आज तुम लोगों ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। वह दौलत है
एकजुट परिवार की खुशी। उसी समय काव्य अपने माता पिता की ओर बढ़ी, जो इस खुशी में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आए थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, पिताजी, उस दिन मैंने गुस्से में आकर आपसे आधी अधूरी बातें बताई थी। अगर मैं उसी समय अपनी गलती स्वीकार कर लेती तो इतना बड़ा विवाद कभी खड़ा ही नहीं होता। आज मैं वादा करती हूँ कि आगे से किसी भी रिश्ते को अहंकार से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से निभाऊंगी। काव्य की माँ ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, जीवन में सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो समय रहते अपनी गलती पहचान ले। आज हमें तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। पूरे आंगन में तालियों की गूंज फैल गई। हर किसी के चेहरे पर संतोष और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। समय के साथ इस परिवार की मिसाल पूरे शहर में दी जाने लगी। लोग कहते थे कि जिस घर में कभी रोज झगड़े होते थे, आज वही घर प्रेम, सम्मान और एकता की पहचान बन गया है। काव्या और नंदिनी ने यह साबित कर दिया कि देवरानी जेठानी यदि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनने के बजाय बहन बन जाए तो घर की हर समस्या अपने आप छोटी पड़ जाती है। विवेक और आदित्य ने ये दिखा दिया कि भाइयों के बीच प्रेम बना रहे तो कोई भी कठिनाई परिवार को नहीं तोड़ सकती। और रघुनाथ जी तथा सुमित्रा जी ने अपने धैर्य और संस्कारों से ये सिद्ध कर दिया कि बुजुर्ग यदि टूटते हुए रिश्तों को धैर्य से संभाले तो बिखरता हुआ परिवार भी दोबारा जुड़ सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार को संपत्ति नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और विश्वास एक साथ बांध कर रखते हैं। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि समय पर स्वीकार की गई गलती पूरे परिवार को फिर से जोड़ सकती है। जहाँ हर सदस्य दूसरों का हाथ थामना सीख लेता है, वहाँ बंटवारे की जरूरत कभी नहीं पड़ती। धन्यवाद दोस्तों, यह है आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा और इस कहानी से आपने क्या सीखा वो भी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की दूसरी नई कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।